एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑलिव बोर्ड का इस वीकेंड का मैथ्स का मॉक के मैथ्स के सॉल्यूशंस। उससे पहले 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार सुन लो। नंबर 1 ये कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 वीडियोस लिंक करूँगी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और कुछ जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है स्पेसिफिकली उनसे रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। नंबर 3, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ क्विक सेशन जिसमें हम 15 मिनट में क्वेश्चंस करेंगे। वैसा एक सेशन ऑलरेडी किया था और एक सेशन और आएगा, और जो नया सेशन आएगा उसमें थोड़े अलग तरीके से बताऊंगी, इन द सेंस कि 15 मिनट में सिर्फ क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगी कि देखो मैंने कर लिए। आई थिंक जो 15 मिनट में टीचर्स करके दिखा रहे हैं उसकी वजह से शायद फोमो क्रिएट हो रहा है एंड बच्चों को लग रहा है कि हमसे नहीं हो रहा। तो इंस्टेड मैंने डिसाइड किया कि अब जो मैं उसका सेकंड सेट लाऊंगी, मोस्ट लाइकली आई विल अपलोड इट ऑन मंडे। मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी कि मैं आपको सिखाऊंगी कि इस क्वेश्चन को देख के आपको कैसे जज करना था कि यहाँ पे अच्छा ऑप्शंस दूर हैं तो इसलिए अप्रॉक्सीमेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है अप्रॉक्सीमेशन, कैसे कैलकुलेशन ट्रिक्स अप्लाई करने थे, वो सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगी, ना कि सिर्फ सॉल्व करने की। ठीक है। बाकी जो आज का मॉक है, इसको जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि हमारी क्या तरीका रहता है मॉक करने का। जो पहली बार देख रहे हैं या अभी फर्स्ट या सेकंड टाइम देखना शुरू किया चैनल को, तो मैं बताती हूँ हम एक एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा जो है ना डाइसेक्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, क्या कोई शॉर्टकट था, क्या कोई कैलकुलेशन ट्रिक थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस क्वेश्चन में जो अगर कोई कॉन्सेप्ट आया है, लेट्स से अगर कौन का क्वेश्चन है तो कौन के सारे फॉर्मूला सिलेंडर के साथ में रिवाइज कर ले। ये जो हमारा क्या बोलते हैं तरीका रहता है पढ़ने का, तो वही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट हुज हाइट इज दिस एंड डायमीटर ऑफ द एंड्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब एक बकेट कैसी होती है, इस टाइप की होगी आपकी बकेट। बकेट की फिगर को हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम की फिगर बन रही है हमारे पास। अच्छा, और वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ बट 2-3 बार बच्चे बोलते हैं कि हिंदी में इंक्लूड किया करो, तो अब से जो सेट 1 आया था 15 मिनट नए पैटर्न वाला, उसमें भी हिंदी थी और अब से हर क्वेश्चन की साथ में हिंदी लिखी होगी। ठीक है, और मैं बोलती तो हिंदी में हुई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो क्या पूछ रहे हो, कैपेसिटी पूछ रहे हैं। कैपेसिटी का मतलब हमारे पास होता है वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, सिर्फ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला चाहिए था। तो क्या ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना था, येस करना था। वही अगर जो नए बच्चे उनको ये बता दूं कि इन सब चीज़ों के साथ साथ हम साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना चाहिए था, स्किप करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट टर्म के वी हैव गॉट CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। आई हैव गॉट CSA, आई हैव गॉट TSA एंड आई हैव गॉट वॉल्यूम्स। TSA क्या, सॉरी CSA क्या होता है मेरे पास, पाई R प्लस RL। ये क्या होता है TSA, एक तो CSA होता है हमारे पास, और CSA में क्या ऐड कर देंगे, उसका ऊपर वाला बेस, नीचे वाला बेस, नीचे वाला बेस, ऊपर वाला बेस। वॉल्यूम क्या होगी इसकी, 1/3 पाई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कौन में, 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो H तो है ही है। ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, छोटा R स्क्वायर, बड़ा R स्क्वायर, और छोटे और बड़े का प्रोडक्ट। ये क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट टर्म के 3 फॉर्मूले हो गए। और क्या चाहिए इसके अंदर, हमारे को L का रिलेशन पता होना चाहिए। L क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इसके 2 सर्कल्स हैं इसके पास, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका 1/3 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर। अब देखो ये डायमीटर था, इसको 900 और 100 मत लिख देना, ये गलती नहीं कर रही। ये क्या है 15, ये क्या है 5, तो ये कितना हो जाएगा 225। चलो इधर ही पूरा लिखते हैं, 200 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 15 5 से 75। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा अब देखना ध्यान से, ये कैलकुलेशन को कैसे ऑब्जर्वेशन से करना है, मन से भी कर सकते हो, और जितना दिखे उसको, ऐसे नहीं कि आपको हर चीज़ पेन से एक वर्ड काट रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग दैट तो पेपर उतनी जल्दी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, अगर सच में 15 मिनट वाला आ जाता है तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, रोज़ करनी है प्रैक्टिस, कैलकुलेशन की 20 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो मैथ्स की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बताई है उसमें भी यही समझाया है, तो वो करोगे तो अपने आप चीज़ें दिखने लग जाएंगी। अब ये कितना हुआ मेरे पास 75 25 100, ये कितना हो गया 325। ठीक है, ओके, हाइट में लिखी ना 24, तो यहाँ पे मैंने हाइट लिख दी 24। ये कितना गया 8 सर। अब देखो ये तो नहीं कटेगा, मुझे साफ पता है, और मुझे भी पता है कि 11 से तो मैं लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बहुत ईजी होता है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 325 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना बचेगा मेरे पास 650। लिख रही हूँ बट इतना आप ओरली कर सकते हो। अब 650 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, 650 को 8 से कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, पहले मैं इसको इससे कर दूँगी 2 से, 2 से करूँगी तो क्या मिलेगा 1300, 1300 को फिर क्या कर दूँगी 4 से, कितना मिल जाएगा मेरे को 5200 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7। अब ये तो बहुत ईजी है, कितना हो गया 5720 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो यहाँ पे इस स्टेज पे आके अब आप ऑप्शंस पे नज़र मारो,
अगर आपका आंसर ये होता या ये होता तो यानी यहाँ पे क्या होता है 7 7 सर 49 और 49 के आगे हल्का सा कुछ होता है, मे 001 होता है क्योंकि थोड़ा सा 0.43 बचे, राइट। अदरवाइज तो ऑलमोस्ट 7,000 है, ऑलमोस्ट 8,000 है, तो यानी कितना होता है 56000। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ऑब्वियस बात है 5 6 से तो बड़े, तो ये तीनों ही नहीं हो सकते। आंसर ही मेरा क्या होना था 8 1। और वो 8 1 के बाद 8 1 तो चलो यहाँ ऐसे भी दिख रहे हैं 7 8 जो 56 12 बचा तो 1 पे जाएगा, उसके बाद 7 आने 9 आने, हु केयर्स, मेरा आंसर मिल गया ना मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी फर्स्ट राउंड में करने का है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो बोल रहा है ए इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ए माइनस बी का रूट निकाल दो। अब देखो ए तो ये सबको पता होगा 31 है, 961, ये कितना है 21, ये कितना है 16, ये हो गया 5। अब ये अगर वैसे तो देखो याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद तो आप देखो 1600 क्या होता है आपके पास 40 होता है, और क्लियरली पता चल रहा है मुझे यहाँ पे कि ऐसा तो है नहीं कि इसमें रूट पॉइंट्स में आना है या समथिंग। तो 1444 क्या है इसका ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ से 35 का स्क्वायर कितना होता है, 25 के लिए 25 लिखते हैं, 3 को हम अगले से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 4 से, तो 1225 है। अब अगर 4 यूनिट डिजिट है तो 4 यूनिट डिजिट कब आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर करने पे या 8 का करने पे, तो यानी या तो 32 का होगा या फिर किसका होगा 38 का। 32 का हो सकता है नहीं, क्योंकि उधर 35 का ही 1225 है और ये तो उससे बड़ा है, तो 100% ये किसका होगा 38 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा 38 + 31, ये कितना हो जाएगा अपने पास 69, ये कितना है 5, 69 माइनस 65 ये कितना हो गया 64, 64 का रूट क्या होगा मेरे पास 8, सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 8। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं एक XYZ ट्राइंगल है, उसके अंदर XU और YV क्या है, मीडियंस है, माध्यिकाएं हैं, एंड द इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एट 90 डिग्री, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरसेक्ट करती है, ठीक है 90 डिग्री पर। ये बनाते हैं हमारा ट्राइंगल XYZ, ठीक है। ये मेरा XU मीडियन है, ये मेरा YV मीडियन है, उसने मेरा T पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये मेरा कितने का है 90 डिग्री का एंगल। अब कहते हैं YV जो ये मेरा वाला मेरा मीडियन था, इस मीडियन की उसने मुझे लेंथ बता दी 24, XU वाली जो मीडियन है उसने उसकी लेंथ बता दी है मेरे को 18, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड XY, ये बता दो मेरे को कितनी है। अब एक बात बताओ, सबको एक बात पता होनी चाहिए, क्या, दैट मीडियन सेंट्रॉइड का कौन सा पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, वेयर ऑल मीडियंस मीट, है ना। और सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड्स द मीडियन इनटू द रेशो 2:1। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरा सेंट्रॉइड है, 2 मीडियंस मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये जो XU मीडियन है इसको भी 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा, इसको भी 2:1 में। अगर ये पूरा 18 था तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16 हो जाएगा, राइट। अगर ये 16 है ये 12 है, कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है, ये 12 है ये 16 है, 4 से काट दो, 4 ज़र 3 ज़र 3 4 5 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा इंटू 4, तो यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा 20। तो इसलिए ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए हमेशा हमेशा, ठीक है। अब बिकॉज हम मीडियन की बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, मीडियन के और भी पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। नंबर 1 तो यही हो गया कि मीडियन जो है हमारा जिस भी बेस पे फॉल होता है उस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 2 जहाँ सारे मीडियंस मीट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जहाँ सारे मीडियंस मीट करते हैं वो क्या होता है हमारा सेंट्रॉइड होता है। नंबर 3 सेंट्रॉइड क्या करते हैं, मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, राइट। नंबर 4 पॉइंट हम क्या पढ़ सकते हैं, सेंट्रॉइड का ही देख लो, सेंट्रॉइड हमारा कहाँ होता है, ऑलवेज इनसाइड ट्राइंगल। एक वीडियो भी करवा रखी है मैंने, लोकेशन ऑफ सेंटर्स इन अ ट्राइंगल, तो वो कहाँ होते हैं कि भाई इन सेंटर कहाँ होता है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ होता है, इनसाइड ट्राइंगल होता है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारा मीडियन क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, किसमें, राइट ट्राइंगल के अंदर। अच्छा, वन मोर पॉइंट, हम क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास गिवन होता है उसका एरिया अगर मैं बोलूँ तो वो होता है 4/3 द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एम कहाँ से आ गया, जस्ट अ सेकेंड। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेकिंग मीडियन एज साइड्स, यानी कि ये थ्योरम सबको याद होगी वैसे तो। रिजल्ट, अगर ये मेरा एक ट्राइंगल है तो इसका एरिया होगा 4/3 ऑफ व्हाट, अगर मैं इसके मीडियंस जो ये मेरे मीडियंस हैं मान लो M1 M2 M3, अगर इन मीडियंस को मिला के M1 M2 3 को मिला के ट्राइंगल बनाता तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका 4/3 टाइम्स होगा जो मेरा एग्जिस्टिंग मेरा मेन प्रिंसिपल ट्राइंगल था उसका एरिया, ठीक है। और एक क्या चीज़ होती है हमारे पास जो भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, मीडियंस मीट एट 90 डिग्री। अगर मेरे मीडियंस 90 डिग्री पे मिल रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, हम कहते हैं मान लो ये मेरी ट्राइंगल है ABC, ये मेरी साइड है A, ये मेरी साइड है B, ये मेरी साइड है C, ये 90 डिग्री पे मिल रहे हैं तो हम कहते हैं B² + C²। एक मिनट,
हम कहते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ए स्क्वायर। कैसे याद रखोगे, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स वो वाली साइड जो 90 डिग्री के सामने है, ऑपोजिट है, ठीक है। और क्या होता है अपने पास मीडियन में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सबसे कॉमनली आस्क्ड एसएससी बहुत बार पूछता है, विच इज़ अपोलोनियस थ्योरम, मीडियन पे बेस्ड है। क्या थ्योरम है ये, कहते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसका ये हमारे पास मीडियन है ए डी, राइट, मीडियन है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमारी थ्योरम कहते हैं ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वर्बली अगर आपको याद रखना है तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे पहले मीडियन का स्क्वायर लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, फिर मैंने जो नीचे बेस था उसके आधे का स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि मैंने आधा यूज़ किया था ना बेस, तो मैं इसको पूरा करने के लिए 2 दे देती हूँ। ये मेरा याद रखने का तरीका, इसमें मैथमेटिकल कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक तरीका है कि आप याद कैसे रख सकते हो। इक्वल टू में क्या करोगे, जो दोनों बची हुई साइड्स हैं ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें पी क्यू आर की इतनी इतनी एफिशिएंसी से 4 6 5 दे दी उसने। वो कहते हैं सबसे पहले पी ने काम करना स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद क्या हुआ, आर आ गया, उसके 4 दिन के बाद क्या हुआ, क्यू आ गया। यानी कि पी ने 4 दिन अकेले काम किया, फिर अगले 4 दिन पी और आर ने काम किया, फिर उससे अगले 4 दिन पी क्यू आर ने काम किया, और प्रोजेक्ट फिनिश हो गया 12 दिन में। ये 12 दिन की उसने डिटेल्स दी हैं और वो कह रहे 12 दिन में काम खत्म भी होगा। तो कहते हैं हाउ मच टाइम पी अलोन कुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। यानी अगर मुझे पी अलोन का टाइम निकालना है तो टेक्निकली मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पी की एफिशिएंसी। पी की एफिशिएंसी तो मेरे पास है, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, वो क्या कह रहे हैं 4 दिन तक किसने काम किया, पी ने, पी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अगले 4 दिन तक किसने काम किया, वो कह रहे हैं पी और आर ने, पी की एफिशिएंसी है 4, आर की एफिशिएंसी है 5, तो यानी कि 9 प्लस, अब कौन काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं 4 दिन तक, तो कितना हो गया 6 और 5 11, 11 और 4 15, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है पी की एफिशिएंसी विच इज़ 4। तो ये देखो 4 कटा 4 कटा 4 कटा, ये कट जाएगा 4 ऊपर से कॉमन आके, 9 और 4 13, 13 और 5 28, तो यानी पी को कितने दिन में फिनिश कर लेगा काम को, 28 दिन में। इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, ठीक है। अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे जो फर्स्ट राउंड में हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी कि आप देखते स्किप करो। हाँ, ऐसा लंबा क्वेश्चन कोई भी नहीं था कि आप स्किप करो, यस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं गिवन टेबल शोज अ नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन डिफरेंट स्टोर्स, रेशो निकाल दो S1 स्टोर में जितनी बुक्स हैं डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम ऑल स्टोर्स टुगेदर। देखो एवरेज, सॉरी पहले स्टोर 1 की देखते हैं। स्टोर 1 की गिवन है 240 डिवाइडेड बाय, मुझे एवरेज लिखना है। अब देखो अगर मेरी एक नज़र जाए ऑप्शन पे, अगर आपको देखो पेपर फास्ट करना है ना, पहले तो अगर आप 20 से 25 मिनट में पेपर कर रहे हो तो मैं भी ये एडवाइस करती थी कि एकदम से ऑप्शंस मत देखो, पेपर तो हो ही जाता है क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक हो जाते हैं। एंड यूजुअली एसएससी की आदत होती थी कि ऑप्शंस बहुत क्लोज रखने की, ऐसे रखने की जो सिली मिस्टेक करने पे आपका आंसर निकले, ताकि आप गलती करो। लेकिन अब एक बात बताओ, ऊपर ना 240 आ रहे हैं मेरे पास, तो कहाँ से मैं 97 पहुँचा पाऊँगी, हो ही नहीं सकता ना। मतलब 97 तो इट सेल्फ प्राइम, ऐसा तो है नहीं कि 240 किसी बहुत नंबर से कट कुटा के बहुत छोटा बना होगा और फिर बड़ा बन गया होगा, नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली 85 में देखो क्या है आपके पास 5 और 17 है, तो मतलब क्या इसको 5 से काटा होगा, फिर मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया होगा। ये आपको भी लगेगा कि मैं इतना लंबा बोल रही हूँ, तो आपको पेपर में सोचना पड़ेगा, नहीं ये मतलब जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ठीक है। बट जब मैं समझा रही हूँ तो आप इसको समझने की कोशिश करो, ताकि अगली बार आपको ये चीज़ दिखे तो आपने जो सीखा है वो अप्लाई कर सको, राइट। क्या बोला मैंने कि 85 में क्या है 17 और 5 है, यहाँ पे 5 तो आ जाएगा 240 से, बट मतलब अगर काट के आपने 5 लाया होगा फिर उससे 17 को मल्टीप्लाई किया होगा तो आपके पास न्यूमरेटर 85 आया होगा ना। बट फिर 17 से तो इसको भी मल्टीप्लाई किया होगा, अगेन ये तो प्राइम है, हो ही नहीं सकता है। अब एक बात, तो 240 को 120 बना होगा ना किसी तरीके से, और फिर ये आया होगा, राइट। 125 में कहाँ से ही जाएगा, मतलब सोचने की बात है। और दूसरा सबसे बड़ा हिंट इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये प्राइम ये प्राइम, अब बताओ ये नीचे प्राइम है तो मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी क्या है इसका डबल होने की। सिमिलरली अगर ये नीचे प्राइम है तो ये किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, तो ऐसा अगेन जो इसमें लॉजिक था वही इसमें फिट ही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा था भाई, इसीलिए लॉजिक ही यही था, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा, आप जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपको रियलाइज हो ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम, तो अगर ये प्राइम है तो यहाँ पे 125 तो आ ही नहीं सकता अगर ऊपर 240 है, तो समझ में आई बात। अब अगर करना है एवरेज निकालनी है तो एक तो तरीका यही है कि सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, 5 से हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, देखो एक 240 है, 380 है, 290 दूर दूर हैं तो हमें नहीं पता एवरेज किसके पास होगी, लेकिन हम डेविएशन से मान लो मैं 300 320 340 कुछ भी मान लो, मैंने मान लो 320 मान ली एवरेज, तो अब मेरी एवरेज में डेविएशन देखते हैं, ये कितना हो जाएगा इसकी डेविएशन 80, इसकी कितनी हो जाएगी +60, इसकी कितनी हो जाएगी -30, ये कितना है +20 और ये कितना है +100, ये कितना हो जाएगा -20, ये कट गई, ये कितना बच गया
70 बच गए, यानी कि मेरी एक्चुअल जो एवरेज है वो कितने 320 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज 14, तो मेरी एक्चुअल एवरेज है 334 और अब काटोगे तो 120 और 167। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन था, कोई बड़े, और अगर इसके कुछ भी ऑप्शंस होते हैं ना, मतलब ये तो चलो बाई चांस की बात है कि हमारे सब अप्लाई हो रहा था, मान लो कुछ ऐसा होता ही नहीं, ऑप्शंस इसके ऐसे होते 120 167 या 334 से रिलेटेड कुछ और होता, मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होता है जिसको कट के प्राइम ना आ रहा होता, तो यहाँ पे अगर सिमिलर ऑप्शंस होते तब भी क्वेश्चन का जो मतलब बेस है वो सिंपल है कि ऊपर एक नंबर लिखना है, नीचे एवरेज लिखनी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने का। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन क्वेश्चन कहते हैं क्वाड्रिलेटरल अदर देन स्क्वायर, जिसका ये अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है तो फर्स्ट राउंड में करो, जिसको नहीं पता है ना, ये क्वेश्चन वो था जो दो मतलब 5-10 सेकंड में स्ट्राइक करना चाहिए मैक्स, नहीं करा तो इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो अभी टाइम वेस्ट मत करो, फिर वापस आना और तब सोचना बैठ के। ठीक है, वो कह रहे ऐसा कौन सा होता है, स्क्वायर के क्या होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे भी करते हैं, इसके नहीं करते, किसके करते हैं, रोम्बस के करते हैं। ठीक है, तो लाइक आई ऑलवेज से रिवाइज कर लेते हैं सारी की सारी। अपने पास क्या क्या शेप्स होते हैं, वी हैव गॉट पैरेललोग्राम, वी हैव गॉट रेक्टेंगल, वी हैव गॉट रोम्बस एंड वी हैव गॉट स्क्वायर। ठीक है, हम क्या क्या देख लेते हैं, साइड्स देख लेते हैं उसकी इक्वल होती हैं या नहीं, ठीक है, और नॉट ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल और नॉट ये देख रहे हैं हम, और क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को या नहीं करते, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर है या नहीं। जब हम बोलते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री तो मतलब बाइसेक्ट भी करते हैं एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर और नॉट। सबसे पहले पैरेललोग्राम के देखते हैं, क्या पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती है, नहीं होती है, राइट। क्या होती है इसमें, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं। क्या पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, येस। आर दे परपेंडिकुलर, नो। रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारे पास साइड्स इक्वल होती है, नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस की साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, येस होते हैं। क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, येस। क्या परपेंडिकुलर होते हैं, नो। क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नो। क्या रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, येस। क्या रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, येस। स्क्वायर के केस में तो सारे ही येस होते हैं। ठीक है, रिवाइज हो गया सबको। एक काम करते हैं, एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं, विच इज़ देयर एरियाज। ठीक है, सबसे पहले वी हैव गॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, मेरे पास बेस इनटू हाइट होता है। दूसरा इसका एक तरीका क्या हो सकता है, ए बी साइन थीटा, वेयर ए और बी क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड है, ये ए है ये बी है, इनके बीच में थीटा एंगल है। तीसरा क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला, हाफ d1 d2 साइन फाई। फाई क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ऊपर थीटा लिखा था इसलिए अलग दिखाने के लिए लिख दिया। एंगल कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ये क्या कहते हैं कि इसका ये d1 डायगोनल है, ये d2 डायगोनल है और ये फाई एंगल पे मीट करते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, देन अपने पास क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस का क्या होता है, हाफ d1 d2 होता है, क्यों, क्योंकि ये इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, और साइन 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फॉर्मूला तो वही है जो पैरेललोग्राम का था। देन वी हैव गॉट स्क्वायर, उसका क्या होता है, ए स्क्वायर। देन वी हैव गॉट रेक्टेंगल, उसका क्या होता है, एल बी होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया 1000%। ठीक है, वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आज कॉस्ट है 10 रुपये, 3 साल बाद क्या होगा। देखो, आपके 1000% होने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो 100 रुपये की थी उस पर प्लस अब 1000%। ठीक है, तो यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ में 1000 रुपये और ऐड कर दो, वो उसकी प्रेजेंट कॉस्ट है, यानी 1100। 100 रुपये वाली चीज़ 1100 रुपये की हो गई, यानी कि एक बात कह सकते हो कि 1100 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 11 टाइम्स हो रही है मेरी चीज़, मतलब यही है ना इस बात का। और उसने क्या बोला, 3 ईयर्स, यानी कि 11 का क्यूब यानी कि 1331। तो इसके आंसर में 1331 होना चाहिए, जीरोस को तो छोड़ ही रही हूँ अभी मैं। 1313 1333 1311 1331। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता, अब मैं बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन दिखा फर्स्ट राउंड में करने का पहले तो कोई क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं है, तो आपने जैसे देखा ना 1000%, फिर आपने देखा 3 ईयर्स, तो ये कितना भी ना मैटर नहीं करता था। ठीक है, मतलब ये 100 होता, ये वो 1000 लिख देता, जीरोस इस केस में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो ऑप्शन है वो जीरोस की वजह से डिफरेंस नहीं है, वो आगे 13 के आगे से डिफरेंस था। तो आपको यहाँ से क्या दिखता है, अच्छा 100 की चीज़ 1000 ऐड हुआ 1100, उसके बाद 3, आपने सीधा दिमाग में ये 1331 स्ट्राइक करता और फिर आप ऑप्शंस देखते और आप इन तीनों को कैंसिल कर देते और ये आपका आंसर हो जाता है। ऐसे होते हैं क्वेश्चन फास्ट। ठीक है, कि आप आधा काम जो है वो अपने मेंटली प्रोसेस कर लेते हो, यही होता है बस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, इन द गिवन फिगर बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
पी ओ इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पी टी इज इक्वल्स टू 24, ये कितना है 25 है, ठीक है। अब वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ 13 सेंटीमीटर रूट 13 फार फ्रॉम द सेंटर। मतलब वो बोल रहे हैं ये एक कॉर्ड है जिसका सेंटर से डिस्टेंस उसने दे दिया रूट 13, तो तुम इस कॉर्ड की लेंथ निकाल दो। मतलब मुझे कहीं ना कहीं रेडियस चाहिए इस वाला पॉइंट के लिए। अगर मुझे रेडियस चाहिए तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। देखो ये पूरा 25 है, मैंने इसको एक्सलेट कर लिया, ठीक है, ये एक्सलेट हो गया, येलो दिख नहीं रहा था ना, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस एक्सलेट हो गया बेसिकली, मैंने क्या बोला रेडियस को एक्सलेट कर लिया। अभी कौन सी थ्योरम लग रही है मेरे पास, अब तक समझ आ चुका होगा, हमारे पास लग गया टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। क्या होती है हमारे पास टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, वो क्या बोलेंगे, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर होता है। पी ए कितना है हमारे पास, ये पूरा 25 था, उसमें से एक्स चला गया, 25 माइनस एक्स, उसमें एक्स ऐड कर रहे हैं तो पी बी मिल रहा है, इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर। अब देखो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, सीधा 49 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यानी कि मेरा जो रेडियस था, ये रेडियस वो कितना आ चुका है, 7 आ चुका है, ठीक है। तो पूछा क्या था उसने, ये ओके, ये क्या था, मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल था, ये मेरा क्या था, हाफ ऑफ कॉर्ड था, ये कितना था डिस्टेंस रूट 13, ये कितना था मेरे पास 7, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 13 का रूट, यानी कि कितना हो जाएगा 6, 36 का रूट हो गया। अब निकालने को क्या बोला था उसने, कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड तो ये पूरी होती है राइट, ये तो हाफ था, तो इनकी कॉर्ड कितनी हो जाएगी मेरी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा ओके, आई हैव लेफ्ट सम स्पेस, वाई, बिकॉज वी वांटेड टू रिवाइज टेंजेंट, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे टेंजेंट का क्वेश्चन किया है, तो एक काम करते हैं, टेंजेंट के सारे पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या होते हैं, टेंजेंट फ्रॉम सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट है उससे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि इस पी पॉइंट से ऐसे टेंजेंट्स जो हम बनाते हैं पी ए पी बी, दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। नंबर 2 टेंजेंट परपेंडिकुलर, ओ सॉरी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लिखना चाहिए, व्हाट हैपेंड, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, करेक्ट। ये होता है, ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का, ये कितना एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। थर्ड पॉइंट हमारी टेंजेंट सीकेंट थ्योरम हो गई, जो हमने अभी भी पढ़ी थी। फोर्थ पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देख सकते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये एक कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड थीटा एंगल बनाती है टेंजेंट के साथ, तो वो कॉर्ड अपनी ऑल्टरनेट सेगमेंट में भी क्या बनाएगी, सर्कल के ऊपर थीटा एंगल ही बनाएगी। पॉइंट नंबर 5 क्या देख सकते हो आप, हम कहते हैं कि सर्कल के एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2, ऑन सर्कल, सर्कल के एक पॉइंट से, पॉइंट ऑन सर्कल आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ पॉइंट इनसाइड सर्कल, तो कितने टेंजेंट्स हो जाएंगे बताओ, कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और क्या रिवाइज कर सकते हो आप, ओके स्पेस नहीं है बट और भी पॉइंट्स हैं हम टेंजेंट के रिवाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, मान लो ये एक सर्कल है, ये 2 टेंजेंट्स हैं, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में अगर थीटा एंगल है, तो जो ये वाला एंगल होता है ये हमारे पास होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, और जो ये वाला एंगल होता है मेरे पास, ये क्या होता है 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये थीटा है ना, ये इसके पास है थोड़ा, तो जो पास होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको ज़्यादा चीज़ देते हैं अपनी तरफ से, तो इसलिए 90 प्लस थीटा बाई 2 है, और ये कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2 है। ये जस्ट मेरी ट्रिक है याद रखनी, ठीक है। और क्या टेंजेंट में पढ़ सकते हो, यही जो सेम फिगर बनाई है, इसी फिगर से देख लो, अगर ये पी पॉइंट होता है, ये ए पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट होता है, तो ये हम कहते हैं यहाँ से रेडियस जल जाते हैं। तो अगर मैं इस तरह से इसको ज्वाइन कर दूँ ओ सेंटर से, तो जो मेरा ये वाला ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं मेरे पास, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स कैन बी रिवाइज इन टेंजेंट, वी हैव डी सी टी एंड टी सी टी, राइट, कहाँ गया, यस पॉइंट नंबर 8, टी सी टी एंड डी सी टी। डी क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को और भी क्या बोलते हैं हम, आउटर बोल देते हैं, और ट्रांसवर्स वाले को कई बार क्या बोल देते हैं, इंटरनल बोलते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले अगले पेज पे लिखते हैं। 8 डी सी टी है अपने पास, और अपने पास टी सी टी है। डी क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डी से ही मेरा क्या वर्ड होता है, डिफरेंस होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, डी स्क्वायर माइनस आर का
होल स्क्वायर अंडर द रूट। डी क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सी टी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, यानी इस केस में रेडियस का क्या लेते हैं, डिफरेंस, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में क्या लेते हैं, रेडियस का सम लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या रिवाइज कर सकते हो आप, हमारे पास एक फिगर होती है इस तरह से, देखा होगा आपने, ज्योमेट्री में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं क्वेश्चन को। मान लो यह ए है, ये मान लो मेरे पास पी है, ये मेरा एक, तो मेरे पास क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू मेरे टेंजेंट्स है, ठीक है। और मान लो ये अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये मेरे पास ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल आ जाता है। मेरे पास क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है। हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए पी प्लस ए क्यू, ठीक है। यानी कि अगर मुझे इस ए बी सी ट्राइंगल का और ये बी सी के बीच में ये कौन सा होता है, एक और पॉइंट है सर्कल के ऊपर, अगर मुझे इस ए बी सी का पेरीमीटर निकालना है तो वो क्या होगा, ए पी वाला टेंजेंट और ए क्यू वाले टेंजेंट की वैल्यू ऐड करके, ठीक है। और ये दोनों तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसीलिए एडिशनली हम कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी का हाफ, ठीक है। ऑलमोस्ट नो, मतलब हमने थ्योरम्स रिजल्ट्स रिवाइज कर लिए, बताओ टेंजेंट के, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट डिजिट निकालना, येस फर्स्ट राउंड में कर सकते हो बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, क्या बोल रहा है वो, ठीक है। बाकी सब तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे को, छोड़ो, हम किस पे फोकस करेंगे, 8 पे फोकस करने मेरे को, ठीक है। पावर कितनी है उसकी, 990, हम किससे पावर को डिवाइड करते हैं, 4 से। हम 4 का डिवीजन यूज़ करके साइक्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं, और 4 के डिवीजन के लिए मुझे पता है, मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब रखना होता है। ये देखते हैं मुझे पता है क्या होता है, 88 होता है 4 का मल्टीपल, तो यानी कि क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 8 स्क्वायर 8 रेज टू द पावर 1, 8 रेज टू द पावर 2, 8 रेज टू द पावर 2 जब आप करते हो तो आपका 64 आता है, यानी डिजिट 4 आता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 2, तो यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा इसका, 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन देखा, अगर इसमें थोड़ा सा भी डर है ना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से, और ये क्वेश्चन अगर 3 लाइन का दिखता है तो आप इसको फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हो, कि आई विल डू इट इन सेकंड राउंड, अदरवाइज यू कैन डू इट इन फर्स्ट राउंड, इतनी कोई दिक्कत है भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं कि ए ने एक चीज़ बेची बी को 10/7 प्राइस पे, मतलब सॉरी जितने की चीज़ थी उसका 10/7 करके उसने उसको बी को बेच दी। उसने बी सोल्ड टू सी एट द प्राइस 14, मतलब ये ए है, इसने इसका प्राइस 10/7 करके बी को भेज दी। बी ने क्या किया, उसको 14/11 करके क्या कर दिया, सी को भेज दिया, और सी परचेज द आइटम एट, इसको अल्टीमेटली कितने की मिली, 16,800 की मिली, ठीक है। वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस ऑफ आइटम फॉर ए एंड दैट फॉर बी। ए का परचेज प्राइस जो भी था उसमें 10/7 हुआ तो बी को मिला, बी ने 14/11 किया तो 16800 आया, और ए का ये क्या था, ए का परचेज प्राइस निकलेगा यहाँ से, और ए के परचेज प्राइस को अगर मैं 10/7 कर दूँ तो वो बी का परचेज प्राइस था, राइट। तो सबसे पहले तो 1 मिनट गाइस, ये क्या आएगा यहाँ पर, हम इसको 14 से काटोगे तो 1200, ठीक है, एक 0 काट दोगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 84 × 1100, ठीक है। नहीं, अच्छा एक 0 काट दिया ना, 110 आएगा, ठीक है। नीचे करना पड़ेगा इसको, देयर इज नो स्पेस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये मेरे पास किसकी आ गई, ए की जो वैल्यू थी, अब ए की वैल्यू को मैंने 10/7 किया तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको 84 × 11 करने की ज़रूरत नहीं है, उसने क्या बोला है हमारे को, क्या निकालने को बोले कि डिफरेंस बिटवीन द परचेज, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा बी का ज़्यादा होगा ना, तो मुझे क्या करना है, 84 × 1110 इंटू उसका 10/7 करना है, मैं लिख के ही बता रही हूँ पूरा, बट आप उसको ओरली कर सकते हो, -84 × 1110 करना है, तो इवेंचुअली बचेगा कितना, 84 × 1110 इंटू 10/7 -1 करोगे 3/7 बचेगा, ये कितना है 12, ये कितना हो गया 36 × 1100। अब 36 × 11 तो सबको पता ही होता है क्या होता है, 396 होता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी विथ व्हाट हैपेंड, ओके, ठीक है। आई होप सबको क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, बहुत लंबी हो रही है वीडियो आज, मतलब सारे के सारे ही रिविजन होगी, सारे ही फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन आ गए। अगेन प्रिज्म का क्वेश्चन है, मेरी आदत है पढ़ाने की, मैं सब कुछ ही डिटेल में पढ़ा देती हूँ। द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ ट्राइंगल विद दिस इफ द लेटरल सरफेस एरिया इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है, कर सकते हो फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन व्हाट
शुड वी डू? वी शुड रिवाइज ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ प्रिज्म. ठीक है, क्या होता है अपने पास प्रिज्म में? एल एस से, टी एस से एंड वॉल्यूम. क्या होता है हमारे पास प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया? क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या करते हैं हम? हाइट करते हैं. टी एस से क्या होता है? एल एस से प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस. ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ बेस इंटू क्या निकालना होता है? हाइट निकालना होता है. ठीक है, क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन कहते हैं साइड्स 28, 45, 53. वैसे तो मुझे पता है एंड जिसने अच्छे से रिविजन किया उसको पता होगा कि ये हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. मान लो अगर आपको नहीं पता इस चीज़ का तो आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? 28 का स्क्वायर निकालोगे, 45 का स्क्वायर निकालोगे, ऐड करके 53 के स्क्वायर से मैच करोगे. नो, आप कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मतलब 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर अगर आ जाता है तो इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. और ये निकालना तो बहुत ईजी होता है क्योंकि सिर्फ ऐड करना होता है. 98 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. इसको कैसे खोल दोगे आप? 14 इंटू 7 खोल दोगे इंटू 8. तो इसमें से इसका 4 इसके पास जाएगा. 7 4 से 28 और 28 ये हो जाएगा 14 इंटू 2 यानी कि 28 का स्क्वायर है. तो यानी कि मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब हाफ इंटू 28 इंटू 45 इंटू में मेरी जो हाइट थी इज इक्वल्स टू मेरी वॉल्यूम आनी थी. राइट, और अब मेरे को हाइट निकालनी है. तो हाइट कैसे निकालेंगे? इतना हो जाएगा 14 इंटू 45. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है. और हाइट कैसे आएगी मेरे पास? लेटरल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इट्स पेरीमीटर. लेटरल सरफेस एरिया कितना है? 5544 और डिवाइडेड बाय इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 126. ठीक है, 14 9 9 5 एंड देन आई हैव 5544 इंटू 5. अब देखो इस केस में क्या करोगे? मेंटली क्या करना प्रेफर करूँगी मैं क्या करूँगी? पहले इसका आधा करूँगी. क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या होता है 5455 इंटू 5 है. 5 को मैं क्या लिखती हूँ? 10/2. तो मैं मेंटली इसका आधा करके उसको 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ. तो इसका आधा करो तो कितने पे जाएगा? 2772. सो माई आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी 27720. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं फर्स्ट सर्कल हुज सेंटर इज दिस टचेस द लाइन दिस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. आज सारे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए इस बार ऑल बोर्ड के उसमें. ठीक है, क्या बोल रहा है वो? ये एक सर्कल है. ठीक है, इसका सेंटर उसने कोऑर्डिनेट्स दिए 5,7. वो बोल रहे हैं ये एक लाइन है 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये इसको टच करता है. ठीक है, तो तुम बता दो कि ये जो रेडियस है r वो क्या होगा. ओके, आई डू नॉट हैव एन एक्स्ट्रा पेज, लेट मी इंसर्ट वन. तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है लग रहा है यहाँ पे? ये क्या है? जो डिस्टेंस है d, ये मतलब d जो डिस्टेंस निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक तरह से. इसको टेंजेंट बोल सकते हो. ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है. तो कोऑर्डिनेट के सेंस में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? डिस्टेंस फ्रॉम या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन. कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? अगर ये मेरा पॉइंट है x1, y1, ये मेरी कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होता है ये मेरे पास क्या होता है? ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी का मॉड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया सबको फॉर्मूला? वापस जाऊँ इस क्वेश्चन के अंदर. क्या आ जाएगा ऊपर? ax1 6, x की जगह पे क्या कर दो? पॉइंट वाला पुट कर दो. 8 इंटू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉड लग जाएगा. नीचे क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये कितना है? 6 और 8. एक बात तो जब भी हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला होता है ना, ये कुछ ना कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है. 6 और 8 के साथ कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है? अपना 10 हो जाएगा. 3 4 5 का 2 का मल्टीपल है. ये कितना है? 30 प्लस 56 86 माइनस 5 कितना होता है? 81 का मॉड क्या है? 81 ही है. और ऊपर क्या नीचे क्या है? 10 है. तो इसका आंसर क्या आएगा? 8.1. सो माई रेडियस इज 8.1 यूनिट्स. ठीक है, दिस इज माई आंसर. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. ये कॉन्सेप्ट जिसको पता था वो इस क्वेश्चन को क्या करेगा? फर्स्ट राउंड में जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता था वो सेकंड में करे, थर्ड में करे. मोस्ट लाइकली उससे नहीं हो पाएगा और उसको फॉर्मूला नहीं पता था. तो क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं इफ़ द सेल टैक्स बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1/2% टू 1/3%. ठीक है, पहले 2.5% था, अब वो उसने कर दिया 2/3% कर दिया. देन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू द पर्सन हु परचेज एन आर्टिकल विद द मार्क प्राइस ऑफ 6600. अब ये क्वेश्चन भी देखो, मैं एक बार ओरली बताती हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ जब मैं ओरली कहती हूँ तो. और मैं समझा भी दूंगी पूरा करके, लिख के भी बताऊँगी. एक बार तो 2.5 से 2 1/3 हो रहा है. मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है इसमें? 1/6 का. मतलब 1/6% का डिफरेंस आ रहा है. और 1/6% ऑफ 6600 करोगे, 6 जब 66 काटो तो 11 ही आएगा आंसर. ये कहीं से आ ही नहीं सकते, पता है मेरे को, इसलिए मेरा क्वेश्चन ओरली हो गया.
वरना कैसे करोगे, आप करोगे पहले 2 1/2 था, -2 1/3 हो गया। अच्छा 2 तो 2 है तो 1/2 - 1/3 लिखोगे 1/6। अब 1/6 क्या परसेंट है तो तुम ऐसे लिखोगे, फिर इसको 6600 ऐसे लिखोगे, जिसको आदत है, बिगिनर हो फिर आएगा 11, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ी सी भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी उसको जैसे ये दिखा उसने देखा अच्छा 1/6 हो, 1/6% किसका 66 होगा, जीरोस का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, तो नीचे से जीरो कटी ऊपर से कटी वो ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, 6 से 66 कट के 11 दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। अब देखो जिसको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बहुत गंदा टॉपिक लगता है ना, बिल्कुल ही एक समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो मत करो इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में मत करो, सेकंड राउंड में आके कर लेना, ठीक है। वो कहते हैं शुगर को 22 रुपये की बेचता है जो कि वो 10 रुपये के लेकर आया था, यानी 22 रुपये की बेचता है जो 10 रुपये की लेकर आया था। 750 ग्राम देता है 1000 ग्राम, मतलब ऊपर तो दिखा रहे हैं कि तुम 1000 ग्राम है, यानी दिखा रहे हैं दुनिया को, लेकिन एक्चुअली में कितने जा रहे हैं उसकी जेब से, सिर्फ 750 ग्राम जा रहे हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 5 से भी काट लो 2 पे चला जाएगा, 15 पे चला जाएगा, ये कितना हो गया ठीक है 44 डिवाइडेड बाय 15 कर देना, ठीक है। हाँ ऑप्शन का है, ओहो ओके ठीक है सही, चल कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये SP है, ये CP है, फ़ायदा इसको कितने का हो रहा है 29 का फ़ायदा हो रहा है 15 पे, ठीक है। अगर इसको 29 का फ़ायदा हो रहा है 15 पे, अब एक बात बताओ, हाँ मतलब मेरे दिमाग में व्हाट हैपेंड वाज 15 का 45 दिख गया और फिर मैं 300 ढूंढ रही हूँ विदाउट रियलाइजिंग। देखो अब एक बात जो लेट मी हाईलाइट इट हेयर, वीडियो जितनी भी लंबी हो, सिली मिस्टेक क्या हो रही थी, मैंने SP/CP देखा 44/15, व्हाट आई डिड वाज ये इंटू 3 है, और मैं प्रॉफिट की ऑप्शंस के अंदर मैं 300% ढूंढने में लगूंगी, 300 के आसपास वाला कौन सा आंसर है, समझ में आया बात। जबकि ये तो SPN है, प्रॉफिट थोड़ी ना, प्रॉफिट तो उसका कितना हुआ 29 हुआ 15 पे, अब इसको इंटू 100 करते तो हम निकालते हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये सिली मिस्टेक हुई थी, तो आप भी इसको ध्यान रखना, ऐसी मिस्टेक मत क्या करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो छोटी सी चीज़, तुम ये देखो आंसर कितने दूर है, मतलब 185, 88, 92, 193, ठीक है। ये दोनों थोड़े पास हैं, ये दोनों थोड़े पास है, लेकिन जो थोड़ा है वो भी बहुत दूर है इनका। एक बात बताओ 15 को 2 करते हो तो 30 मिलता है, ये 30 से थोड़ा सा ही तो कम है, यानी कि जो मेरा प्रॉफिट परसेंट आएगा इट विल बी स्लाइटली लेस देन 200%, स्लाइटली लेस 200 से ये है, और गिवन दैट 15 से 30 से सिर्फ 1 पॉइंट दूर था, तो यही होगा ना मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या मुझे निकालने की ज़रूरत थी पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के अंदर? नो। अगर चाहते तो आप निकाल सकते थे, 29/15 इंटू 100 कर लेते, 5 3 ज़र 5 2 ज़र कितना आ जाता, 580 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता। तो अब इसमें भी कर लेते, अब 3 1 ज़र, देन यू वुड हैव गॉटन 9 एंड देन 3.333, तो चलता ही रहता, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। वो कहते हैं tan A की वैल्यू गिवन है x - 1/4x, tan A गिवन है x - 1/4x, वो कहते हैं sec माइनस tan निकाल दो। कैसे निकालोगे देखो, एक तो अपने पास क्या होता है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर आता है, तो अगर tan को स्क्वायर की टर्म्स में निकालोगे, tan स्क्वायर पुट कर दोगे, secant स्क्वायर आ जाएगा, उसका रूट कर दोगे तो निकाल सकते हो। बट एक बात बताओ, इतना लंबा क्यों करना है पेपर में, x की वैल्यू पुटिंग करके देख लो, बस x को 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि x को जैसे 0 पुट करो तो नीचे 0 हो जाएगा, और 0/0 फॉर्म नहीं चाहिए अपने को। लेकिन अगर मैंने x को 1 पुट किया तो आई गेट 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। लेकिन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ क्या चेक करनी कि जो sec माइनस tan है, अगर आप इसमें x को 1 पुट करते हो तो आंसर क्या आता है 1/2, इसका 2 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/4 रहेगा, यानी कि वैल्यू पुटिंग करने पे कोई ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शंस के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर tan A की वैल्यू 3/4 है तो अपने पास tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा 4। सेकेंड क्या होता है अपने पास 1/cos, यानी कि क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 5/4, राइट। और अगर मेरे इसका आंसर 5/4 है, अच्छा sec A माइनस tan A निकालना है ना, आई वॉज जस्ट सॉल्विंग sec A, तो sec A कितना हो जाएगा 5/4 माइनस tan A है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। 1/2 कौन से ऑप्शन में आया था, ऑप्शन नंबर A में, सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 1/2x, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, हाँ मतलब अगर ये चीज़ स्ट्राइक ना करती कि वैल्यू पुटिंग है तो आपको बहुत लंबा होता है क्वेश्चन, तो आप छोड़ सकते थे और सेकेंड राउंड में कर सकते थे, अदरवाइज ठीक था। 14th में जिसको प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मल लगता है तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, अरे भाई अब ये बताओ, ये क्वेश्चन में फिर तुम बोलते हो कि मतलब टाइम कैसे बचाए, ऐसे बचाओ। √3/2 क्या किस पे होता है, थीटा पता होना चाहिए, मतलब मैं लिख रही हूँ, तुम्हें लिखना नहीं है पेपर में, तुमने जैसे ही देखा √3/2 किस पे गया, थीटा हमारा 30 पे, पूछ क्या रहा है वो cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का मतलब क्या cos 90, cos 90 क्या होता है हमारे पास 0 होता है, मेरा आंसर आ गया,
एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पे एंड ऑफ स्टोरी होगी, बट हम ऐसे एंड ऑफ स्टोरी करते नहीं हैं। हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हमें मुझे अब 3 थीटा दिख ही गया है, तो 3 थीटा के क्या करते हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कौन से वाले हम कर रहे हैं, लेट्स रिवाइज द ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। डबल एंगल नहीं करवा रही, वो सबको पता ही होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में भी नहीं है, तो ऐसे तो फिर पूरा ही सिलेबस हो जाएगा। सबसे पहले अपने पास होते हैं साइन 3 थीटा कर लेते हैं, कॉस 3 थीटा कर लेते हैं, टैन 3 थीटा कर लेते हैं। क्या होता है अपने पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा में क्या होता है, ये आगे आ जाता है, ये उल्टा हो जाता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो जाता है। और टैन 3 थीटा अपने पास क्या होता है, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है। मतलब साइन वाला लिख दो पहले, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आएगा, और फिर 1 माइनस 3 वाला कर दो, ठीक है। अच्छा, एक और होता है अपने पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज में ही एक नया पैटर्न होता है, मतलब नया एज एन इससे डिफरेंट पैटर्न होता है, वो इंपॉर्टेंट भी है आ चुका है पेपर में। हम क्या कहते हैं, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा एंड टैन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास, साइन का एक बार 60 माइनस थीटा लिखो, एक बार साइन थीटा लिखो, एक बार साइन 60 प्लस थीटा लिखो, और यहाँ पर 4 लगा दो, ठीक है। यानी कि साइन 3 थीटा क्या होता है अपने पास, 4 टाइम्स साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। कॉस 3 थीटा भी क्या होता है, सेम होता है, 4 कॉस कॉस कॉस, बिल्कुल सेम होता है बाकी सब कुछ। टैन भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पे 4 नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, टैन 60 माइनस थीटा टैन थीटा एंड इन मल्टीप्लाइड बाय टैन 60 प्लस थीटा, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर अगेन ऑलमोस्ट ओरल करने का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि डिस्टेंस डी है, मतलब सिर्फ इसमें क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ देखनी होती है। डी वैरीज डायरेक्टली विद टी, ठीक है, ये तो गिवन ही अपने को। वो कह रहे हैं वैन कवर्स 108 किलोमीटर इन 3 आवर, तो 108 इज इक्वल्स टू 3 आवर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जो के क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन रिलेटिंग टू डी एंड टी। क्या है ये, टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, तो कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू 36t, क्योंकि 108 कहाँ से आया होगा, 36 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया होगा। 108 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 36, ये क्या आएगा मेरे पास, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट आता है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करनी है, ऑप्शन आपका ये डी वाला, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है, कहते हैं निशु लेंड्स 17/24 पार्ट ऑफ 12,000 टू अरुण। आज तो इतना लंबा क्वेश्चन लग रहा है ना, और मतलब साफ दिख रहा है कि एक बार 17/24 पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, दोनों बार रेट अलग है, और फिर उसका भी अमाउंट का डिफरेंस पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बहुत सारा कट कुट आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अब मतलब अगर आपने 17 के 17 क्वेश्चन तो कर लिए, तो आप 18th क्वेश्चन कर लो फ्लो में। अगर उसमें भी छोड़े हुए हैं तो आई वुड रिकमेंड इसको छोड़ सकते हो कि भाई इसको सेकेंड राउंड में करेंगे। और स्पेशली अगर ये क्वेश्चन पहले फर्स्ट 5-7 क्वेश्चन में होता तब तो पक्का पक्का इसको सेकेंड राउंड में करना था, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, निशु ने ना 17/24 पैसा लेंड किया 12,000 का अरुण को 12% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। ध्यान से पढ़ना, कई बार एक सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, दूसरा कंपाउंड देते हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट यानी रेस्ट कितना बचेगा, 7/24 सनम को दिया 9% पे 2 साल के लिए। और द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट निशु गेट्स फ्रॉम अरुण एंड सनम, मतलब कि वो किस पे बात करने को बोल रहा है, हमारे को अमाउंट की बोल रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। तो यानी कि उसने देखो 17/24 जिसको दे रहा है उसको 12% पे दे रहा है, दूसरे वाले को 9 पर, दूसरे का प्रिंसिपल भी कम है, तो यानी कि ऑब्वियसली इसके वाला ज़्यादा होगा। 17/24 ऑफ 12,000, अब उसने क्या बोला था 12% पे 2 साल के, यानी कि उसको टोटल 24% इंटरेस्ट मिलता। और हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट की बात करें, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 124% माइनस 7/24 ऑफ 12,000 इंटू इस वाले को कितने पे मिल रहा है, 9 वाला 2 पे, यानी कि 118%। ये डिफरेंस निकालना है मेरे को, ये कितने पे चला जाएगा 5 पे, परसेंट को हटा दो 100, ये 2 0 कट गई, इसमें भी परसेंट को हटा दो 2 0, ये कट गई, और 24 इंटू 5 हो गया। तो मेरे पास यहाँ से एक 5 बाहर आ गया, एक मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 17 बच जाएगा, और ये मेरे पास कितना बच जाएगा 62 बच जाएगा, माइनस ये कितना बच जाएगा मेरे पास यहाँ से 59 बच जाएगा, ठीक है, और सॉरी 7 बच जाएगा। अब देखो नीचे करते हैं इसको, लेट मी राइट इट थोड़ा प्रॉपरली, हम ये सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आ गया, अब यहाँ पे से आके ना थोड़ा फंबल कर जाते कई बार हम कि अरे यार बड़ी कैलकुलेशन लग गई, टाइम जा रहा है, मेरा टाइमर जा रहा है, स्पेशली अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन होता। तो कैसे करना है, देखो 17 इंटू 62 करना है। अब तो देखो मैंने तो बाई चांस ऐसे ही लिखा है, अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता ना तो आप पक्का पक्का 62 इंटू 17 करते, बट नो, आपको 17 का टेबल याद है ना, 62 को 7 से मल्टीप्लाई करने में आपका एफर्ट लगेगा, लेकिन 17 इंटू 62 जब करोगे तो 17 का टेबल आपको याद है, तो आप मेंटली करोगे कैसे,
17 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 102, लेकिन 60 से कर रहे हैं तो 1020, ये माइंड में सोचोगे। फिर 17 इंटू 2 करोगे 34, ये भी आपके दिमाग में हो रहा है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे 1054 लिख सकते हो डायरेक्टली अपने दिमाग से करेंगे। कैसे, 17 इंटू 60 करोगे 1020 प्लस 17 इंटू 2 34, आपने डायरेक्टली यहाँ पे सीधा 1054 लिख दिया। अब क्या करोगे, 59 इंटू 7 करना है आपको। इसमें भी कैसे करोगे, 50 को 7 से करोगे 350 आएगा, फिर 9 को 7 से करोगे 63 आएगा, 350 में 63 जा रहा है तो कितना कितना आएगा, 413 आएगा पक्का पक्का। 4 - 3 1, 5 - 1 4, 10 - 4 6, और बाहर क्या है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6410। ये बातें जितनी एक्सप्लेन करने में लंबी लगती है उतनी अप्लाई करने में छोटी होती हैं जब आप समझ के पेपर में करते हो। तो एवरी टाइम व्हेन यू गिव योर मॉक तो ट्राई करो कि छोटी छोटी चीज़ें कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरल करने की कोशिश की, पूरा बड़ा बड़ा ना करना पड़े, ठीक है। कहाँ गए, 6410 ऑप्शन नंबर ए है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। कहते हैं साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगेन ये क्वेश्चन तो देखो एक लाइन में हो जाएगा, चलो पहले करवा देती हूँ। वो क्या कह रहे हैं, साइड है मेरे पास 4√3 सेंटीमीटर, निकालने के बोल रहे कैपिटल आर, क्या होता है अपने पास, सर्कम रेडियस होता है। किसी ने एक बार कमेंट सेक्शन में पूछा था सर्कम रेडियस इन रेडियस कैसे पता चलता है, सर्कमस्क्राइब इनस्क्राइब रेडियस तो दोनों का ही सर्कल के अंदर होगा, तो मैंने उसको रिप्लाई किया था, मैंने सेम रिप्लाई टेलीग्राम पे भी डाला था, बट स्टिल आज मैं आपको एक बार समझा भी दूंगी, ठीक है। अब सर्कम रेडियस का फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए, विच इज़ a डिवाइडेड बाय √3, तो ये कितना आ जाएगा 4/4√3 डिवाइडेड बाय √3 क्या आएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इन सर्कल और सर्कम सर्कल समझा देती हूँ, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा रिवाइज कर लेंगे। देखो हम कहते हैं कि एक चीज़ होती है इन सर्कल। इन सर्कल कहाँ से बनता है मेरा, जब ना सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंसेक्ट लिख दिया, रुको यार नए पेज पे करते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम, एक होता है अपने पास इन सर्कल, इन रेडियस, इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, वेयर ऑल एंगल बाइसेक्टर्स मीट, इंटरसेक्ट की जगह चलो ठीक है मीट ही लिख देते हैं, ठीक है। इस इन सेंटर से जहाँ पर सारे एंगल बाइसेक्टर्स मिले उस पॉइंट से हमारा क्या बनता है, उसके राउंड सर्कल बनाते हैं, इन सर्कल बनते हैं। कैसे, ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा, मैं बना नहीं रही क्योंकि फिर बहुत फिगर गंदी हो जाएगी, बट समझो विजुलाइज करो, ये एक इंटरनल बाइसेक्टर, ये एक इंटरनल बाइसेक्टर, ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इन सब ने मिलके क्या किया, यहाँ पे मीट किया। इस मीटिंग पॉइंट से मैंने क्या किया, इक्वल पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोलने जा रही हूँ कि इन रेडियस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम या टू, इक्विडिस्टेंट टू, ओके छोड़ो, मतलब टू फ्रॉम को छोड़ो, कहाँ से होते हैं, ऑल साइड्स, यानी इस इन सेंटर से जो मैंने निकाला है इससे अगर मैं इक्वल डिस्टेंस बना दूँ, कहाँ पर, साइड्स पर, ट्राइंगल की साइड्स इज द कीवर्ड हियर, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो मेरे को लाइन मिलती जाती है ये मेरी क्या होती है, छोटा आर यानी कि इन रेडियस, और ये क्या होता है मेरा इन सर्कल होता है। इन सर्कल कहाँ है, इन साइड द ट्राइंगल, इन साइड, ठीक है। अब देखो सर्कम की बात करते हैं, अरे भाई पेज नहीं, अब हम किसकी बात करते हैं, सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस एंड देन वी हैव सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर मैंने क्या बोला, ये एक मेरा ट्राइंगल था, ये क्या है मेरे यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मेरा बनेगा वो जहाँ मीट करेंगे, वेयर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट, जहाँ पर मेरे सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट किए, मान लो यहाँ पर, वो मेरा क्या फॉर्म किया उस जगह से, ठीक है। सारे के सारे कहाँ मीट किए, वो मेरा क्या है, सर्कम सेंटर, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सर्कम सेंटर टू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या था, साइड, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। देखो इस पॉइंट से ट्राइंगल की हर इस पॉइंट से जो मेरा सर्कम सेंटर मैंने बनाया है, कैपिटल ओ या फिर कुछ भी सी भी कर सकते हो, एस भी कर सकते हो, इस पॉइंट से ये सारी की सारा जो मेरा इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ईच वर्टेक्स से इन रेडियस, इन सेंटर क्या होता है मेरा, इक्वल डिस्टेंस
इन सेंटर से लेकर के साइड तक, ठीक है, और वो क्या देता है इन रेडियस। ये कहाँ है, वर्टेक्स तक है, साइड तक नहीं है। ये क्या है मेरा कैपिटल आर देता है, ठीक है। और ये सर्कल कहाँ होता है, सर्कम सर्कल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसको बांध के रख रहा है, अंदर है, इसके अंदर ट्राइंगल है, ठीक है। सबको समझ में आ गया इन रेडियस इन सर्कम रेडियस का डिफरेंस, ठीक है। ओके, वी हैव वन मोर पेज। अब हम सारा का सारा एक काम करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल रिवाइज कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मेरे पास ए है, उसका मेरे पास एरिया होता है √3/4 a², उसकी मेरे पास हाइट होती है √3/2a। एक होता है सर्कम रेडियस, एक होता है इन रेडियस। छोटा वाला क्या होता है, इन रेडियस। इन रेडियस मेरे पास क्या होता है इसका a/2√3। सर्कम रेडियस क्या होता है a/√3। और क्या चीज़ होती है मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, हम बोलते हैं कि ऑल सेंटर्स कोइंसाइड। ऑल सेंटर्स कोइंसाइड यानी जहाँ इसका इन सेंटर है वहीं इसका सर्कम सेंटर है, वहीं इसका ऑर्थो सेंटर है, और वहीं पे इसका सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि जो आर और आर ए होता है, ये क्या होता है इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एक्स रेडियस। इसकी रेशो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर पर्टिकुलरली क्या होती है 1:2:3 होती है। अच्छा, और ये सेंटर्स तो कोइंसाइड करते ही करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे सीवियंस, यानी कि जो लाइन मेरी एंगल बाइसेक्टर है वही लाइन मेरी परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड है, वही लाइन मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, और वही लाइन मेरी क्या होती है मीडियन भी होती है, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। और कुछ आएगा तो कर लेंगे रिवाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। कहते हैं 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर। वो तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, उनके आसपास एक स्ट्रिंग। ये भी देखो क्लासिक क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। जिसको नहीं याद है तो आज नोट कर लो, दोबारा भूलना मत, ये याद ही करना है। मतलब बैठ के वहाँ पे ड्राइव करो, 2 मिनट लगेंगे, कोई मिस्टेक कर दो कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रखो, स्पीड अच्छी होती है। वो कह रहे हैं इसके आसपास इस तरह से एक रबर बैंड स्ट्रिंग थ्रेड कुछ भी लिखा होगा, वो इस तरह से अगर हम बांधते हैं तो इसकी लेंथ बता दो। तो इसका डायरेक्टली जो है आपको याद रखना है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ND+2πr। तीनों का रेडियस कितना है अपने पास 13 इक्वल होता है। और एन क्या होता है अपने पास, N = नंबर ऑफ सर्कल्स जितने अपने पास हैं, और D क्या होता है अपने पास, डायमीटर = 2r। ये तो हमारे पास होता ही है, राइट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, N कितना है 3, डायमीटर कितना हो गया इसके पास 26 + 2π, r कितना है 13। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 78 + 26π, ठीक है। देखो कहाँ है 52 + 39, ये गया 78 + 26π, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। A, B, C की वैल्यूज गिवन है। देखो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, लेकिन एक स्पेशल केस क्या होता है अपने पास कि इफ़ A + B + C = 0 देन दिस इम्प्लाइज, या फिर अगर ये ट्रू होता है तो ये हो जाता है। क्या होता है अपने पास A³ + B³ + C³ = 3ABC, ठीक है, सी रह गया। तो यानी कि A³ + B³ + C³ इस केस में क्या हो जाएगा 3 × 9 × -3 × -6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 9 81 81 × 6 कितना होता है 486, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। देन वी हैव 2A + B = 36, 2AB = 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बोल रहा है वो, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 1296 = ये निकालना है हमारे को। मान लो इसको मैंने डैश लिख दिया, प्लस कितना हो जाएगा 2 × 2 × AB यानी कि 4AB = कितना हो जाएगा, ये कितना है 48, तो यानी कि ये कितना होगा 96, तो जो निकालना था वो कितना होगा 1200, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इज द नंबर दिस डिविजिबल बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम लेते हैं और फिर डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 7 6 2 9 0 1 6 8 3 2, 7 + 2 + 0, इसको ठीक से मार्क करने दो, एक्चुअली लेट मी मार्क इट विद वाइट, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 0 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, एक मेरे पास क्या है 18 आया है, 9 और 6 15 16, 24 एंड 2 26 आया है। इनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास 8 आएगा। तो क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या आना चाहिए 0 11 22 33 ऐसे आना चाहिए, राइट। ये तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो क्या इसका आंसर नो होगा, हो सकता है, लेकिन आगे ऑप्शन देखो, कह रहे हैं येस इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। अब देखो अगर मैं इस डिफरेंस में से 8 माइनस कर दूँ और इसको 0 बना दूँ तो मेरा हो सकता है येस हो सकता है। इफ़ 14 इज एडेड टू द गिवन नंबर, अगर इसमें 14 ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा, तो भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दिस। इसमें एक और ऑप्शन हो सकता था कि अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो हो जाएगा येस, क्योंकि तब भी क्या हो जाता है 8 + 3 = 11 हो जाता है। तो हमें क्या हो जाता है 0 11 22 कुछ भी चलता है।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे, एक रोड बनानी है 90 डेज़ में और 80 वर्कर्स को हायर किया गया। वो कहते हैं सारे के सारे हायर्ड वर्कर्स ने काम किया लेकिन आधे टाइम के लिए काम किया, यानी कितने दिन के लिए काम किया होगा, 45 के लिए, एंड ओनली 1/3 पार्ट ऑफ द जॉब वॉज डन। और काम कितना हुआ, 3 में से 1 हुआ। हाउ मेनी मोर वर्कर्स विल नाउ ज्वाइन द वर्क टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, मतलब और कितने वर्कर्स चाहिए ताकि काम टाइम पे, यानी कि जो बचा हुआ 2/3 काम है वो बाकी के 45 दिन में हो जाए। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना 1/3 2/3 वर्क लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा क्या प्रेफर कहूँगी आपको करने को इज़ कि 1/3 काम बोले ना उसने, तो तुम टोटल वर्क को 3 में ज्यूम कर लो। फर्स्ट केस में कितना काम कर रहे हैं वो लोग, 1 कर रहे हैं, और रिमेनिंग कितना हो जाता है, ऐसे 2 हो जाता है। तो बस थोड़ा सा हो जाता है कि आपके फ्रैक्शंस नहीं होते, तो इट्स अ लिटिल बिट ईजियर टू डील, राइट। कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, MDH/W इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बोलते हैं, यानी कि इधर वाला जो मैन इंटू डेज इंटू आवर्स डिवाइडेड बाई वर्क होता है वो दूसरी साइड वाले से कर देते हैं। पहले केस में क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द डिसाइडेड टाइम, 45 दिन काम करें, कितने वर्कर्स, सारे वर्कर्स। आवर्स का तो इस क्वेश्चन में सी नहीं है, काम कितना हो रहा है, 3 में से 1 हो रहा है। अब काम कितना करना है, 2 करना है। वर्कर्स कितने हमें निकालने हैं, मान लो X वर्कर्स काम कर रहे हैं और टाइम कितना है पास बचा हुआ ही 45, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। और देखना ऑप्शन में पक्का अगर 160 दे देता तो लोग ये मार्क कर देते, बट उसने क्या किया, हाउ मेनी मोर वर्कर्स, यानी कि उसको कितने और चाहिए, 160 हैं, 160 चाहिए उसको, यानी कि और कितने चाहिए, 80 चाहिए। 80 तो उसके पास पहले से थे ना, तो आंसर क्या होगा, 80। फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन था, वैसे हो तो 23-24 पे आ गए, अदरवाइज स्टार्टिंग का भी होता तो फर्स्ट राउंड में कर सकते थे। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर उस वॉल्यूम इज दिस क्यूबिक सेंटीमीटर। लिखूँ क्या अगले पेज में, चलो वैसे तो स्फीयर का सबको याद ही होगा, बट स्टिल लिख देते हैं। TS से क्या होता है अपने पास, स्फीयर का 4πr², वॉल्यूम क्या होती है अपने पास, 4/3πr³। अब हेमिस्फीयर भी कर लेते हैं रिवाइज जब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हेमिस्फीयर क्या होता है अपने पास, CS से होता है, TS से होता है, वॉल्यूम होती है। स्फीयर की कर्व सरफेस एरिया क्यों होता है, पूरा इस तरह से, पूरा ही मतलब सेम ही सिंगल कर्व है, तो ये क्या होता है, TS से होता है डायरेक्टली। लेकिन हेमिस्फीयर कैसा होता है मेरे पास, ऐसा होता है। तो यहाँ ये जो पार्ट होगा इसका, जो पिंक वाला पार्ट है वो क्या है इसका, CS से है। पिंक वाला पार्ट क्या है, CS से। और अगर इसके अंदर ये ब्लू वाला भी ऐड कर दूँ, प्लस ब्लू कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, TS से मिल जाएगा, राइट। तो इसका CS से क्या होता है अपने पास 2πr², TS से क्या होता है 3πr², और उसकी वॉल्यूम क्या होती है 2/3πr³ हो जाती है। हो 2/3πr³ जाता है। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। हमारे को क्या बोलता है, वो स्फीयर की वॉल्यूम गिवन है, तो बेसिकली क्यूब रूट करना पड़ेगा। 4/3 × 22/7 × r³ इज इक्वल्स टू 31046। और सीधा सीधा क्वेश्चन, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं, कोई ऐसा मतलब ओ मुझे तो दिख रहा टाइप सीन नहीं हो पाएगा, पूरा पूरा करना ही पड़ेगा। और निकालना क्या है अपने को, सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा ना, r³ है। देखो ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, कटेगा ही, क्यूब रूट निकालना है। 22 पे जाएगा तो 22 1s, then we will have 22 4s, then 1s, then 1s and then 1s, oh sorry 2s, 40 24। हाँ ठीक है, 1 4 1 1 2 आएगा, ये काट दो, 4 से काट दो, 4 3s 12, 4 5s 4 4s। ओहो गाइस आई एम सो सॉरी, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक से करते हैं यार इसको कैलकुलेट। 4/3 × 22/7 r³ इज इक्वल्स टू 310464। ठीक है, मैं इसको चलो 4 से काट देती हूँ पहले। 4 7s 28 बचा 30, 4 7s 28 24, 4 6s 4 1s 4 6। ठीक है, अभी जाएगा 22 से या 11 से ही काटती हूँ। 11 2s 11 7s 11 0s 11 5s 11 6s, ये जाएगा 2 से 2 3 5 2 8। सो आई एम लेफ्ट विद r³ इज इक्वल्स टू 21 × 3 5 2 8। तो ये जाएगा, अगर इसको 7 × 3 लिखते हैं क्योंकि 21 का तो नहीं दिख रहा ऑब्वियसली, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 504, तो ये हो जाएगा 7 × 72। सो आई एम लेफ्ट विद 777 7 का क्यूब इंटू 50 72 × 3 is 216 विच इज 6 का क्यूब। सो माई r कम्स आउट टू बी 42। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना यार। Let's do this. We have got 4 × 22/7 × 42 × 42, 7 6 42। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 42 × 6 करोगे
432 कर लो और 4 2 ज़र 8 कर लो एंड देन 11 कर लो। अब इसको कैसे कर लोगे, ये कितना हो जाएगा 3 4 5 6 इंटू 11 करोगे, अब तो कर ही सकती हो। 6 6 5 11 4 5 9 0। गाइज आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट व्हाट एम आई इवन राइटिंग, प्लीज़ कैलकुलेट इट। इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो या इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर अ थीफ इज चेस्ड बाय अ पुलिस एंड कॉट, द थीफ वाज 50 मीटर अहेड ऑफ द पुलिस एंड द स्पीड्स ऑफ थीफ एंड पुलिस आर दिस which of the following statements is true? The distance traveled by police is 145 किलोमीटर। No, this is wrong. Why? ये मीटर में गैप, अच्छा देखो, हमारे पास होता है कैचिंग टाइम इज इक्वल्स टू गैप डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो कितना होगा, डिस्टेंस कितने अंदर 50 मीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में कौन पकड़ा गया, थीफ पकड़ा गया। थीफ अगर 10 सेकेंड में पकड़ा गया है तो यानी कि पुलिस कितने सेकेंड भागे, 10 सेकेंड, तो यानी कि 145 मीटर नॉट किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, स्टेटमेंट नंबर ए। द टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ इज 10 सेकेंड्स, विच इज येस, द आंसर इज करेक्ट। सो बी इज राइट। सो इसका आंसर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग से पूछा है, ट्रू पूछी है, तो इसलिए इसका आंसर ओनली बी आया। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बोल देना कि हाँ समझ में आया या नहीं आया है, एंड लाइक कर देना वीडियो को प्लीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।